सो हे वीव्स नेक्सस एयर। लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था डियाब्लो अपने रास्ते में एक वल्कायरी से मिलता है। वो वल्कायरी डियाब्लो को अपना मास्टर बना लेती है। इन्हीं सब चीजों के चलते डियाब्लो एक रैंक 6 मेज को हरा देता है और उसकी सोल को निकाल कर अपनी आर्मी ऑफ द डेड का हिस्सा बना देता है। एप्टन में पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात होती है सर पेरिल से, जो कि वर्ल्ड की 5 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक है। देन गॉडेस पेरिल उससे एक फेवर मांगती है। वो उसको डार्क मरीन फॉरेस्ट में जाने को कहती है क्योंकि वहाँ पर डीमन के कुछ फॉलोअर्स डीमन को समन करना चाहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जिमी अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और वो उनसे एक सवाल ही पूछता है कि उसकी मॉम एंड पेरिल का रिलेशनशिप क्या है। वो पहले तो बताने से हेजिटेट करती है, बट देन वो अपनी स्टोरी को बताने लगती है कि जब वो छोटी थी, करीब 7 साल की, तब वो पेरिल से पहली बार मिली थी। देन हम लोग आ जाते हैं उसी के ही पास्ट में, जहाँ पेरिल के फादर मार्कस से बात कर रहे होते हैं कि उनको पेरिल को शॉर्टमैनशिप में आगे बढ़ाने के लिए एक और अच्छा टीचर चाहिए जो कि उसको अच्छे से ट्रेन कर सके। तभी वहाँ पर शीयर्स आ जाती है और पेरिल को पकड़ के खींचने लगती है। वो कहती है क्या तुम्हें तितलियां पसंद है? पेरिल कहता है क्या? मार्कस कहता है ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी छोटी बच्ची तुम्हारे लड़के में इंटरेस्ट ले रही है। बेल का फादर उसको ऑर्डर देता है जाओ उसके साथ खेलो जाकर। हम लोग देखते हैं शीयर्स को जो कि एक पेड़ पर चढ़ी होती है और एप्पल्स को तोड़ रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा बेरिल के ऊपर आकर गिरती है, बट फिर भी उठ जाती है और कहती है कितना मजा आया है ना, तुम वहीं पर ही लेटे रहना, मैं दोबारा से कूदूंगी। हाँ ये बचपन में डम थी, आई मीन बहुत ही ज्यादा डम। हम लोग देखते हैं बेरिल को जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से ही एप्पल्स को 2 हिस्से में काट देता है। ये चीज देखकर शीयर्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पर काफी सारे एप्पल्स को ले आती है। वो उससे उनको भी तोड़ने को कहती है। कुछ और साल बीत जाते हैं, वो बेरिल के साथ ही साथ बड़ी होती है। वो उसे कह रही होती है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भी एक स्वॉर्ड्समैन बनूंगी और मुझे तलवारबाजी सिखाओगे तुम। बेरिल कहता है मुझे लगा ही था। वो उसको तलवार चलाकर दिखाती है, कैसे लगे मेरी स्किल्स? बेरिल कहता है बहुत घटिया थी, अब दोबारा मत करना। से करते करते 3 साल बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं मार्कस और बेरिल के फादर को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मार्कस उससे कहता है मेरी बात मानो और उस गोल्डमैन की बिजनेस से दूर रहो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बेरिल का डैड कहता है लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है और वो मार्कस की बात नहीं मानता, जिसके चलते कुछ देर बाद वो मारा जाता है। बेरिल को उसके फादर के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। मार्कस उसको अपने घर पे ही रहने को कहता है और उसके बाद भी कुछ साल बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं शीयर्स बैठी होती है और बेरिल लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब से इसके फादर का मर्डर हुआ है, बेरिल तब से अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहा है क्योंकि वो अपने फादर का बदला अपने हाथों से लेना चाहता है। कुछ और साल बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं पहले हाउस होल्ड में एक पार्टी हो रही होती है जहाँ पर काफी सारे लोग शीयर्स की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये सब कुछ बेरिल भी देख रहा होता है। और जैसे ही वो मौका पाता है वैसे ही वो सभी के सभी लोगों को धुन देता है। वो बस यही कह रहा होता है शीयर्स से दूर रहो। तभी वहाँ पर शीयर्स आ जाती है। वो बस यही कह रही होती है ये वो बेरिल नहीं है जिसको मैं जानती थी। देन कुछ दिनों बाद उनके घर में आर्गनो वेल्टन आता है और वहीं पर वो पहली बार शीयर्स से मिलता है और उसको पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। वो मार्कस और शीयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। मार्कस उसका इंट्रोडक्शन दे रहा होता है ताकि शीयर्स भी जान सके कि वेल्टन कौन है, इसलिए वो उसकी तारीफ भी कर रहा होता है। बट आर्गनो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो जैसे शीयर्स की ओर देखता है वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। देन हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे बेरिल शीयर्स के पीछे पड़ा होता है। शीयर्स रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शीयर्स उससे बात करने के लिए मना कर देती है। बेरिल कहता है अच्छा तो तुम उसी कमीने से मिलने जा रही हो है ना? शीयर्स कहती है अपनी जुबान को लगाम दो, वो वेल्टन हाउस होल्ड का हेड है। बेरिल कहता है मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरी जिंदगी में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। शीयर्स कहती है मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती थी और ऊपर से तुम वो बेरिल नहीं रहे हो जो कि तुम पहले हुआ करते थे। अब तुम मेरी बात तक नहीं सुनते और सिर्फ मुझे कंट्रोल करने की कोशिश किया करते हो। मैं बहुत ज्यादा सह चुकी हूँ, तो अब मुझसे दूर रहो। बेरिल को गुस्सा आने लगता है और वो शीयर्स को पकड़ लेता है, बट तभी वहाँ पर आर्गनो आ जाता है जो कि उसी के ही हाथों को पकड़ लेता है। आर्गनो उससे कहता है आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? बेरिल कहता है तुम इससे दूर रहो। आर्गनो उसका हाथ शीयर्स से दूर कर देता है और कहता है वो जो इससे दूर रहेगा वो होगे तुम और तुम शीयर्स से माफी भी मांगोगे। तभी बेरिल उसको डुअल बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। आर्गनो भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। हम लोग देखते हैं शीयर्स अपने फादर के पास पहुंच जाती है और उनसे आर्गनो और बेरिल की फाइट को रोकने को कहती है। मार्कस कहता है सच बताओ तो मुझे भी काफी लंबे समय से ये लगता था कि तुम्हारी और बेरिल की शादी हो जाएगी। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिस बेरिल को मैं जानती थी वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब मुझे उसके अंदर एक डीमन दिखता है और वो काफी ज्यादा इमोशन में बह जाती है और काफी
काफी जोर जोर से रोने भी लगती है। मार्कस कहता है मैं समझ गया, अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हम लोग देखते हैं आर्गनो वेल्टन और बेरिल की फाइट ओवर हो चुकी होती है और बेरिल जमीन पर पड़ा होता है। उसके चेहरे पे एक स्कार भी लगा होता है। आर्गनो कहता है तो मैं जीत गया। सीयर्स रोते रोते वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? बेरिल कहता है शियर्स हाँ मैं बिल्कुल ठीक। बट वो जैसे ही सेंटेंस पूरा करने वाला होता है वो देखता है शियर्स बात कर रही होती है आर्गनो से और उसके गले भी लग चुकी होती है, जिसकी वजह से बेरिल को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है और वहाँ पर ही रोने लगता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देन उसी दिन के बाद से बेरिल वहाँ से निकल जाता है और आर्गनो और सीयस की शादी हो जाती है और एक जगह पर सीयस बैठी होती है। तभी वहाँ पर आता है आर्गनो। वो उसको बताता है कि बेरिल एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है और उसने अपनी फादर की मौत का बदला भी ले लिया है। देन वो लोग अपने फ्यूचर चिल्ड्रंस का नाम भी डिसाइड कर लेते हैं कि लड़के का नाम होगा जिमी और लड़की का सारा। और इसी के साथ सीयर्स की स्टोरी खत्म होती है और उसी के साथ वहाँ पर आर्क बिशॉप भी आ जाते हैं। वो सब लोगों से मिलने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिमी भी आ जाता है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देता है। आर्क बिशॉप कहता है ओ तुम जिमी हो है ना? रिकी ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है तो हम दोनों को चलना चाहिए क्योंकि मुझे आर्क बिशॉप से काफी जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है। देन वो दोनों ही लोग वहाँ से चले जाते हैं। शियर जिमी से कहती है तो तुम तो यहाँ पर घूमना चाहते थे है ना? तो बताओ तुम्हें ये जगह कैसी लगी और तुम कहाँ घूमना चाहते हो? क्या तुम पहाड़ों पे घूमना चाहते हो या गार्डन्स में? जिमी कहता है मदर आखिर मरीन फॉरेस्ट कैसी जगह है? एडवाइजर सेबल ने मुझे वहाँ से दूर रहने को कहा है। सियर जैसे उसके मुंह से मरीन फॉरेस्ट के बारे में सुनती है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहती है तो क्या तुम यहाँ से बाहर गए थे तभी तो सेबल ने तुमसे ये सब कुछ कहा होगा। जिमी कहता है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। सियर्स कहती है जो भी हो तुम चाहे बाहर गए हो या ना गए हो लेकिन तुम आज के बाद यहाँ पर अकेले बाहर नहीं जाओगे। मुझे पता है तुम एक मेज हो लेकिन फिर भी तुम एक बच्चे ही हो। चलो मैं तुम्हें मरीन फॉरेस्ट की लोकेशन के बारे में बता ही देती हूँ। वो एक जगह इशारा करते हुए कहती है तुम वो पेड़ देख रहे हो ना वही है मरीन फॉरेस्ट। जिमी कहता है ये तो देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, आखिर ये डेंजरस कैसे है? सियर्स कहती है ये पूरी दुनिया की सबसे डेंजरस 6 जगह में से एक है। जिमी सोच रहा होता है ओ तो मेरा मानना सही है, ये जो मरीन फॉरेस्ट है ये वही डार्क फॉरेस्ट है जिसके बारे में पीरो ने मुझको बताया था। उसकी मम जिमी से कहती है तुम वहाँ पर नहीं जाओगे समझे? जिमी कहता है बिल्कुल। वो मन में सोच रहा होता है बिल्कुल से मेरा मतलब ये था कि मैं वहाँ पर बिल्कुल जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डियाब्लो बेना के साथ मरीन फॉरेस्ट में पहुंच चुका होता है। वो पूरा जगह ही बहुत ज्यादा क्रीपी होता है। वहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि हर एक पेड़ उसके ऊपर नजर रख रहा है बट एक्चुअली में वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। डियाब्लो उनको मारने के लिए 2 स्पेल्स का यूज करता है। पहला होता है चेन लाइटनिंग और सेकंड होता है डेटोनेशन। वो थोड़ी देर में पूरे एरिया को ही साफ कर देता है। बट डियाब्लो की यहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है जो की ये होती है कि वो इस फॉरेस्ट के अंदर अपने डार्क माना की यूज नहीं कर पा रहा है। डियाब्लो अपने ख्यालों में खोया होता है। उतनी देर में उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है बट बेना एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और डियाब्लो को बचा लेती है। बेना उसको बताती है कि वो भी जगह पर अपने डार्क माना की यूज नहीं कर पा रही है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है। डियाब्लो सोच रहा होता है ये इस वजह से है क्योंकि बेना एक वल्कायरी है और वल्कायरी जब जब फॉरेस्ट के बीच में आती है उनको ऐसे ही लगता है। बेना उसे पूछती है अच्छा आखिर हम लोग यहाँ पर आए किस लिए हैं? डियाब्लो कहता है मैं तुम्हें ये चीज हजारों बार बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर पीरो के कहने पे आया हूँ। बेना कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन आखिरकार हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं? डियाब्लो कहता है मेरे दिमाग में वही चल रहा है। तभी उन दोनों के नीचे एक पोर्टल खुलता है और वो दोनों लोग ही उस पोर्टल में गिर जाते हैं। डियाब्लो अपनी लेविटेशन स्पेल का भी यूज नहीं कर पा रहा होता। तभी वो लोग एक जगह पर आकर गिरते हैं। बेना कहती है क्या हम लोग जिंदा हैं? डियाब्लो कहता है पता नहीं। देन वो वहाँ पर रोशनी कर देता है। उसके सामने एक रूइन जैसी चीज होती है जिसमें की एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। डियाब्लो उसको पढ़ता है और उसमें ये लिखा होता है कि या तो अंदर आओ या तो यहाँ से भाग जाओ। तभी उस रूइन का गेट खुल जाता है। डियाब्लो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इन सब चीजों के पीछे कौन है क्योंकि उसने जो भी एंशिएंट टेक्स्ट देखे हैं वो उसके पास्ट लाइफ के हैं। देन हम लोग देखते हैं शहर के अंदर का सीन जहाँ पर सोल्जर्स को एक और बॉडी मिलती है और हमेशा एक तरह उसके अंदर भी हार्ट नहीं होता। उन सोल्जर्स के कैप्टन कहता है जल्दी जाओ और लॉर्ड सेबल को इन सब चीजों के बारे में बताओ। वो वहाँ से चला जाता है। कैप्टन उस बॉडी को देखकर कुछ सोच रहा होता है। इस पर्सन की बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी मौत कम से कम 4-5 घंटे पहले तो हुई थी और ये बॉडी अभी भी रोड पे पड़ी है उस जगह पर जहाँ पर नॉर्मली सोल्जर्स पेट्रोलिंग करने के लिए आते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये बॉडी किसी को दिखी क्यों नहीं? मुझे तो अब ये चीज पक्का लग रही है कि हम लोगों के बीच में कोई धोखेबाज है। मुझे गार्ड ड्यूटी का शेड्यूल को चेक करना पड़ेगा। और वो जैसे ये चीज करने वाला होता है उसके पीछे वही जेनत का बंदा आता है जिसको कि हमने फॉरेस्ट में देखा था और उसके हार्ट में अटैक कर देता है और अपने हाथों से उसके दिल को बाहर निकाल लेता है। हम लोग समझ जाते हैं कि पूरे एप्टन में जो भी डेड बॉडीज मिल रही थी वो इसी बंदे का काम है। तभी वहाँ पर सेबल आ
जाता है और कहता है, ओ तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो बंदा कहता है, ओ तो तुम तो बेले हाउस होल्ड का एडवाइजर हो, है ना। तभी सेबल इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उसके पीछे आ जाता है और हम लोगों को पता चलता है इतनी देर में उसने उसके ऊपर काफी सारे अटैक भी कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा तड़पने लगता है। सेबल कहता है, ओ तो तुम इतने में नहीं मरे, इम्प्रेसिव, लेकिन अब तुम इससे बच के दिखाओ। हम लोग देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम लोगों को दीवार में किसी का खून दिखता है। तभी वापस हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि जेम ऑफ लाइफ की मदद से अपनी पावर्स को रीगेन करने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी बॉडी के इंजरीज को हील भी कर रहा होता है। वो बताता है जैसे हम लोग यहाँ पर आए थे, सबसे पहले हम लोगों के सामने एक जाइगेंटिक नाइट आया, हम लोगों ने उसको जैसे ही हराया, हम लोग एक और ट्रैप में फंस गए, लेकिन हम लोग उससे जैसे ही बचे, हम लोगों को सामने वो काफी बड़े बड़े स्कॉर्पियंस के झुंड से, और इतनी सब चीजों का सामना करने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पर आ ही गए। उसके सामने होता है एक बड़ा सा गेट और उसमें भी एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। बेना डियाब्लो से पूछती है, आखिर उसमें लिखा क्या है। डियाब्लो बताता है, उसमें लिखा है ये वो जगह है जहाँ पर वो सोता है। तभी वहाँ का गेट खुल जाता है। बेना कहती है, क्या यहाँ पर कोई सोता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो यहाँ पर सोती है? हम लोग देखते हैं वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा क्यूट सा भालू। वो दोनों ही उसको देखकर चौंक जाते हैं। बेना कहती है, ये तो एक काफी बड़ा सा टेडी बियर है। तभी वो भालू बेना के ऊपर अटैक करने लगता है। डियाब्लो कहता है, बेना संभल के। बेना के ऊपर वो अटैक कनेक्ट हो जाता है। वो भालू कहता है, आखिर तुम लोगों की इस पवित्र जमीन पर अपने कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? डियाब्लो ये देखकर चौंक जाता है कि वो भालू इंसानी भाषा में बात कर रहा है। तभी उस भालू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक काफी बड़े पत्थर को उठाकर डियाब्लो के ऊपर फेंक देता है। बट डियाब्लो अपने बैरियर का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर डियाब्लो अपने डार्क मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा होता। इसी वजह से उसका बैरियर काफी ज्यादा वीक होता है और वो भालू का अटैक उसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकल आता है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। वो कहता है, मेरी रिब्स पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गई हैं। अगर मेरे पास जेम ऑफ लाइफ नहीं होती तो मैं अभी तक तो मर चुका होता। तभी बेना उसके पास आके उसको उठाने लगती है। भालू कहता है, अब ज्यादा चूजा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी पावर्स के सोर्स को ब्लॉक कर दिया। डियाब्लो कहता है, अच्छा इसी वजह से मैं अपने डार्क माना का यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन आखिर तुमने ऐसा किया कैसे? भालू उसके ऊपर अटैक करने लगता है। कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। उसका अटैक डियाब्लो के ऊपर बढ़ ही रहा होता है, बट उन दोनों के बीच में होती जेना। वो कहती है, इस बार मास्टर को मैं बचाऊंगी। तभी उन दोनों ही की पंच क्लैश होते हैं और वहीं पर ही सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं उस बंदे को जिसको किसी बल ने मारा होता है, या फिर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा होता है क्योंकि वो बंदा तो जिंदा खड़ा है। वो सेबल से कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? सेबल कहता है, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं फालतू का अटेंशन नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने से मना किया था। वो बंदा कहता है, लेकिन वो स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनते ही सेबल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे के चेहरे पे काफी सारे कट्स मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा उसके घुटनों में आ जाता है। सेबल कहता है, मुझे इस स्वॉर्ड मास्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें एक चीज याद दिला रहा था और वो है तुम्हारी औकात। सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मेरे फादर का प्लान है। एंड वापस हम लोग देखते हैं रूइंस का सीन, जहाँ पर बेना ने डियाब्लो को बचा लिया होता है। डियाब्लो कहता है, बहुत अच्छी बेना। देन वो एक स्पेल का यूज करता है, 6 कलर रेंज स्टॉर्म। उसका अटैक भालू के कनेक्ट हो जाता है, बट उसको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो दोनों लोग ही चौंक जाते हैं। भालू कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसीलिए संघर्ष करना बंद कर दो। डियाब्लो कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? हम लोग आसानी से मर जाएं। बेना कहती है, वो तुम थे जिसने अचानक से हम लोगों के ऊपर फालतू में अटैक कर दिया। भालू कहता है, तुम मेरी परमिशन के बिना ही मेरे फॉरेस्ट में घुसते चले आए, और सिर्फ उतना ही नहीं, तुम लोग मेरे रूम्स में भी आ गए। मैं पिछले कुछ दिनों से यही देख रहा हूँ कि तुम लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। वो लोग कहते हैं, क्या? पर हम लोग तो यहाँ पर पहली बार आए हैं। भालू कहता है, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? टीमाना के आसपास जो भी डार्क ऑरा है वो तुम्हारा ही है ना? अब झूठ मत बोलना। डियाब्लो कहता है, क्या कहा तुमने? इस फॉरेस्ट के अंदर एक अंडा है। भालू कहता है, हाँ देखो, फिर से तुम नाटक करना शुरू कर दिए। मैं उन किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो कि इविल डीमंस को पूछते हो। वो डियाब्लो के ऊपर अटैक कर देता है। डियाब्लो कहता है, अरे हम लोग उसी अंडे को तो खत्म करने आए हैं, हम लोगों को यहाँ पर गॉडेस पियरो ने भेजा है। वो भालू पियरो का नाम सुनकर रुक जाता है और कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? डियाब्लो कहता है, हाँ बिल्कुल सच। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें भरोसा कैसे दिलाऊं। भालू कहता है, नहीं, मुझे तुम पे थोड़ा बहुत भरोसा हो रहा है, क्योंकि ये जगह गॉडेस पियरो के इन्फ्लुएंस में आती है और यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तुम्हारे अंदर से पियरो की कोई भी पावर सेंस क्यों नहीं हो रही, और वो जो पावर टीमोनी क्या के आसपास है वो भी तुम्हारी पावर है, ना कि गॉडेस की। डियाब्लो कहता है, तुमने सही कहा, मैं पियरो का फॉलोअर नहीं हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एक डील करी है। उसने मुझको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था। उसने मुझसे कहा था कि इस फॉरेस्ट में एक डिमोनिक पावर अवेकन हो रही है, मुझे उसको ही खत्म करना है। और उसने ये भी कहा था कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिया, बल्कि अपने फॉलोअर को क्यों नहीं। भालू इन लोगों की बातों पर काफी हद तक भरोसा करने लगता है। बेना उससे कहती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये फॉरेस्ट इतना अजीब क्यों है? भालू बताता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने पहले ही शुरू हुआ
था जब यहाँ पर एक डेमोनिक एग अपीयर हो गया। मैंने उसको खत्म करने का काफी बार ट्राई किया, लेकिन उसके आसपास एक डार्क ऑरा था जो कि उस एग को प्रोटेक्ट कर रहा था। एक ऐसा ऑरा जो बहुत ही डार्क हो और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी। मैंने उसको तोड़ने का काफी बार ट्राई किया, लेकिन फिर चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूं वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर जब मैं इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा थक गया तो मैंने इस पूरी जगह से डार्क ऑरा का सोर्स ही बंद कर दिया। डियाब्लो कहता है मुझे भी तुम्हारे अंदर से कोई भी डिवाइन पावर सेंस नहीं हो रही है, तो फिर आखिर तुमने ये किया कैसे? बालू बताता है मैंने इस रूइन का यूज किया, जो कि असलियत में सिर्फ और सिर्फ एक रूइन नहीं है बल्कि ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है। डियाब्लो ये बात सुनकर चौंक जाता है। वो उसे पूछता है तो फिर आखिर इस जगह को बनाया किसने, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह एंशिएंट लैंग्वेज का यूज हुआ है जिसको कि अभी के जमाने में कोई भी नहीं पढ़ सकता। और आखिर इस जगह का पर्पस क्या है? बालू कहता है मुझे इन सब चीजों का आंसर नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पता है कि ये जगह करीब 600 साल पहले बनाई गई थी। डियाब्लो कहता है एक और लास्ट क्वेश्चन, अगर तुमने इस पूरी जगह से डार्क ऑरा के सोर्स को बंद कर दिया है तो फिर तो डेमोनिक के आसपास की शील्ड भी खत्म हो गई होगी, तो तुमने अभी तक उसे तोड़ा क्यों नहीं? और अगर तुमने उसको तोड़ दिया है तो अभी भी डार्क ऑरा का सोर्स बंद क्यों है? भालू कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं उस एग को नहीं तोड़ सका। डियाब्लो कहता है लेकिन ऐसा क्यों? भालू बताता है उस सोर्स को बंद करने के लिए किसी न किसी को रूइन के अंदर रुकना पड़ेगा, और इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही अकेला था। सो अगर मैं रूइन को कंट्रोल करता तो मैं इससे बाहर नहीं जा सकता हूँ, और जब मैं इससे बाहर ही नहीं जा सकता तो मैं उस एग को तोड़ूंगा कैसे? वेना कहती है अच्छा भालू। भालू कहता है मेरा नाम है थेबरॉन। वो कहती है हाँ जो भी हो थेबरॉन, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुमने इतना सब कुछ कर दिया, डार्क ऑरा भी बंद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। डियाब्लो कहता है क्या तुम भी वेना की पावर्स को देख पा रहे हो? थेबरॉन कहता है क्या तुम वल्गारी की लाइफ फोर्स की ओर इशारा कर रहे हो? डियाब्लो कहता है नहीं, क्या तुम्हें इसके अंदर से भी मेरी तरीके सिमिलर पावर महसूस हो रही है, मतलब कि डार्क ऑरा, क्योंकि उसकी पावर भी यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है। थेबरॉन कहता है नहीं वो सेम नहीं है, डेमोनिक के आसपास जो भी ऑरा था वो तुम्हारा ही था। डियाब्लो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसका ऑरा वहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में उसके अलावा उसकी ऑरा का कोई भी यूज नहीं कर सकता। डियाब्लो उससे कहता है मेरी पावर्स को वापस कर दो, डार्क माना के सोर्स को वापस से खोल दो और हम लोगों को यहाँ से जाने दो। मैं अपनी खुद की आंखों से उस अंडे को देखना चाहता हूँ। थेबरॉन को उसके ऊपर थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है। वेना कहती है हाँ मेरे मास्टर की बात मान लो, एक बार उनके पास उनकी पावर्स वापस आ गई तो वो तुरंत ही उस डेमोनिक एग को ठिकाना लगा देंगे। थेबरॉन कहता है ठीक है मैं तुम्हारी पावर्स को वापस करता हूँ। वो तभी एक क्लैप करता है और उसके साथ ही डियाब्लो की पावर्स वापस आ जाती हैं। डियाब्लो कहता है क्या बात है, मेरी पावर्स वापस आ गई। तभी उसके बॉडी के अंदर से डार्क माना निकलता है जो कि उस पूरी जगह को ही घेर लेता है। डियाब्लो कहता है कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, आखिर तुम्हारी मेरे ऊपर हुक्म जनाने की हिम्मत कैसे हुई? वो उड़ते हुए रूइन की रूफ तक पहुंच जाता है और कहता है क्या बात है, बहुत ही अच्छा। वो उस पूरे रूइन को ही ऑपरेट करने लगता है और कहता है अब इस पूरी जगह को मैं ही कंट्रोल करूंगा। तभी उसको थोड़ी बहुत खून की खांसी भी आती है जो कि शायद इस वजह से आ रही होती है क्योंकि उसने अपनी पावर्स का ज्यादा यूज कर लिया है। थेबरॉन भी डियाब्लो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? डियाब्लो कहता है रुक जाओ, नहीं तो मैं अभी के अभी इस पूरी जगह का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म ऑन कर दूंगा। थेबरॉन कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस जगह का कंट्रोल तो मेरे पास था, तो फिर आखिरकार तुमने उसको मुझसे छीन कैसे लिया, वो भी एक झटके में? डियाब्लो कहता है मैंने सिंपली ही अपने आप को इस जगह का वाइस एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर दिया क्योंकि मुझे ये चीज बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है कि एक तुच्छा सा आर्टिफैक्ट मेरी पावर्स को ब्लॉक कर दे। एक्चुअली इस आर्टिफैक्ट ने मेरी पावर को ब्लॉक ही नहीं किया था क्योंकि मेरी पावर्स गॉड तक की डिवाइन पावर्स को चीर सकती हैं, तो फिर ऐसा करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वो एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन देता है कि वो आखिरकार इस जगह पर अपनी पावर्स की यूज क्यों नहीं कर पा रहा था और हम लोगों को भी उस भालू के तरीके उसका एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता। देन डियाब्लो वेना को पकड़ता है और एक झटके में यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वापस सीन चेंज होता है जहाँ पर कुछ लोग मार्कस को बता रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों को एक ही रात में ही 9 लोगों की डेड बॉडी बरामद हुई। मार्कस कहता है आखिर ऐसा कर कौन सकता है, वैसे सेबल कहाँ है? वो लोग कहते हैं वैसे हम लोगों में से किसी ने भी एडवाइजर सेबल को लास्ट नाइट से नहीं देखा है, और हम लोग देखते हैं सेबल को जो कि एक काफी ऊंची जगह में खड़ा होता है और आसपास का नजारा देख रहा होता है। वो कहता है वो लोग आते ही होंगे। हम लोगों को दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ पे आर्क बिशॉप और मार्कस के बीच में कुछ बात हो रही होती है एंड आर्क बिशॉप रिवील करता है कि उसने एप्टन के लिए कुछ डिवाइन एग्जीक्यूटर बुलाए हैं और उनके साथ एक मास्टर रैंक का नाइट भी होगा, और हम लोगों को समझ में आ जाता है कि सेबल किन लोगों का इंतजार कर रहा था। वो कहता है वो लोग जब तक आएंगे तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। उसकी नजर होती है गॉडेस पीरो के सेंट एंड अपोस्टल पे जो कि होते हैं रिकी और एना।
हम लोगों को दिखाया जाता है मरीन फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पर डियाब्लो टिमोनिकिया के सामने खड़ा होता है और वो अपनी आंखों से साफ साफ देख सकता है कि टिमोनिकिया को जो भी पावर प्रोटेक्ट कर रही है वो उसकी खुद की माना है। उस माना के बैरियर में कुछ लिखा भी होता है। डियाब्लो उसको पढ़ता है। जब वो उनको आधा पढ़ता है तब उसके दिमाग में घंटी बजाती है और उसको ऐसा लगने लगता है कि उसने पहले भी इन सभी चीजों को पढ़ा है। जब वो अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालता है तब उसको याद आता है अपनी पास की मेमोरीज के बारे में। एक्चुअली में यहाँ पर जो जो चीजें लिखी होती हैं वो डियाब्लो के द्वारा लिखे गए पैराग्राफ में से कुछ पार्ट होता है और वो पैराग्राफ होता है डियाब्लो की खुद की लिखी हुई बुक का, या फिर हम कह सकते हैं ग्रिमोर का। उस ग्रिमोर का नाम होता है लिवाइथन। डियाब्लो कहता है मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ये सब कुछ भूल कैसे सकता हूँ। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मेरे पास अभी भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पूरी मेमोरीज नहीं आई हैं, क्योंकि मुझे काफी लंबे समय से अननेचुरल कॉजेस के बारे में भी नहीं याद था। बट मुझे सडनली याद आ गया और यही सेम चीज लिवाइथन पे भी लागू होती है। बेना कहती है क्या हुआ मास्टर, आप काफी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, क्या आपने कुछ डिस्कवर किया है? डियाब्लो कहता है हाँ। वो अपने पास से बेना को एक रिंग निकाल कर देता है। बेना उस रिंग को पहन लेती है। डियाब्लो बताता है ये रिंग एक आर्टिफैक्ट है जिसको कि उसने रोइन से चुराया था। तुम इसको पहनने के बाद अपने मानव को इसके अंदर कंसंट्रेट करो। बेना ऐसा ही करने लगती है। तभी वो रिंग एक वेपन का रूप ले लेती है। बेना को ये वेपन काफी ज्यादा पसंद आता है। डियाब्लो कहता है बहुत बढ़िया, अब उस वेपन को उठाओ और यहाँ की पहरेदारी करना चालू कर दो। देन वो उस बैरियर को अपने हाथों से छूता है और कहता है अपने मास्टर के पास वापस आ जाओ। वो उस मानव को अपने अंदर खींचने लगता है। उसको ये करते हुए दूर से कोई देख लेता है और गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। डियाब्लो बेना को बुलाता है, बेना उस अटैक को रोको। बेना हैमर का यूज करती है और उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन उसकी वजह से उसको भी डैमेज पहुंचा होता है। डियाब्लो कहता है ये पावर ये तो जेनिथ की है, क्या तुम भी जेनिथ की फॉलोअर हो? वो लड़की अपनी जगह से बाहर आ जाती है और कहती है तुमने बिल्कुल सही समझा। डियाब्लो कहता है तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अब ये मत कहना कि तुम इस ऐप को प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि एक तरफ तुम लोग अपने आप को गॉड का फॉलोअर कहते हो और वही दूसरी तरफ ये सब काम कर रहे हो। वो लड़की कहती है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कह सकती हूँ कि इस लड़के के पिंक हेयर्स हैं और ऊपर से इसके हाथों में स्लेज हैमर है और ये दोनों ही चीजों से मुझे नफरत है, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो ये कहने के साथ ही बेना के ऊपर अटैक कर देती है। बेना उसके अटैक को रोक देती है। तभी वो लड़की काफी तेजी से उसके एक पंच मार देती है, जिसकी वजह से बेना को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, बट वो लड़की उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेती है। अरे यार तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो। बेना उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है अपना मुंह बंद रखो, बट वो लड़की वापस से बेना के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और कहती है क्या बस इतना ही? क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही दम है? बेना उसके ऊपर एक और जोरदार अटैक करती है। हाँ ये हुई ना बात। वो लड़की उसके अटैक को वापस से डॉज कर लेती है और पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाती है। देन वो बेना के ऊपर एक काफी जोरदार स्लैश मारती है। डियाब्लो ये सब देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है बेना की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई है, मुझे अपना काम छोड़कर उसको बचाना चाहिए। बेना कहती है नहीं मास्टर आप वहीं पर रुके रहिए, मैं इसको संभाल लूंगी। वो लड़की कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, क्योंकि मैंने जगह जगह अटैक कर दिया है और तुम्हें काफी जोर से दर्द भी हो रहा है, तो फिर आखिरकार तुम करोगी क्या? इसीलिए हार मान जाओ। बेना कहती है मेरे पास इससे भी अच्छा एक प्लान है और वो ये है कि मैं अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करूं। तभी बेना अपने डार्क माना का यूज करती है और उस लड़की के ऊपर एक स्पेल कास्ट करती है, कर्स ऑफ पेन रिवर्सल, जिसकी वजह से उसको जितना भी पेन हो रहा होता है वो उस लड़की की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और साथ ही साथ वो अपने हैमर से उसके ऊपर एक अटैक भी कर देती है, क्योंकि उसकी डार्क मैजिक ज्यादा पावरफुल नहीं है और उसका कर्स जल्दी टूट जाएगा। वो लड़की गुस्से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है एंड बेना के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक थ्रो कर देती है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट में काफी बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं बेना वहीं पर ही ढेर हो जाती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक ही चीज चल रही होती है कि वो किसी भी तरीके से अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करे। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो लड़की कहती है मैं तुम्हें मारूंगी नहीं बच्ची, बल्कि पहले मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसको मारूंगी जिसको तुम बचाना चाहती हो। डियाब्लो कहता है क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारोगी? वो अपनी पावर को वापस रिगेन कर चुका होता है और उसके पास अपनी ग्रिमोर का वापस से कंट्रोल आ जाता है। वो कहता है लिवाइथन तुम्हारे रास्ते में जो भी आता है तुम उसको खा जाओ, ग्लूटनी। तभी कुछ काफी बड़े से वर्म आ जाते हैं और उस लड़की की बॉडी को डिवोर करने लगते हैं। साथ ही साथ वो जैसे जैसे उसको डिवोर करते जा रहे होते हैं वो एक एनर्जी का अच्छा खासा सोर्स भी डियाब्लो को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डियाब्लो बेना से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे खुश हूँ। अब मेरे पास मेरी ग्रिमोर की भी पावर आ चुकी है, अब तुम आराम कर सकती हो। हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि अपनी बॉडी से वर्म्स को हटा देती है और दूर फेंक देती है। तभी वो लड़की अपने ऊपर एक स्पेल को कास्ट करती है
होली वॉरियर, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में आर्मर आ जाता है। डियाब्लो कहता है, ओ तो तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारा कंपैरिजन बिशॉप से भी किया जा सकता है। वो लड़की कहती है, उस स्पेल ने मेरी काफी ज्यादा पावर सोख ली, क्या तुम भी एक डार्क मेज हो? डियाब्लो कहता है, हाँ। वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा सिर अपने हाथों से ही कुचलूंगी। वो ये कहने के साथ ही उसके ऊपर अटैक भी कर देती है। डियाब्लो कहता है, सेम पिंच। वो अननेचुरल कॉजेस के गेट को खोलता है और डार्कनेस से निब्लो को वापस बुला लेता है। अराइज। निब्लो तुरंत ही उस गेटवे से बाहर आ जाता है। देखो यार, ये सब देख के मुझे सोलो लेवलिंग की फीलिंग आने लगी है। क्या तुम लोगों को नहीं आई क्या? अरे यार, सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। निब्लो जैसे ही आता है वो भी उस लड़की के ऊपर एक अटैक कर देता है। उन दोनों ही लोगों के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो आपस में क्लैश भी करते हैं। हम लोग देखते हैं डिमोनिक के पास जेनिथ के एक और फॉलोअर आ जाता है। वो एक चीज नोटिस करता है कि डिमोनिक काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसको ये सब कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। डियाब्लो कहता है, क्या बात है, ये इतनी देर से हम लोगों के अटैक की एनर्जी को यूज कर रहा था। वो बंदा चौंक जाता है और कहता है, तुम कौन हो? डियाब्लो कहता है, तुम्हें ये सब बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। वो एक चुटकी बजाता और कहता है, इस बेवकूफ को खत्म कर दो। तभी वहाँ पर राइजा आ जाता है और जैसा डियाब्लो ने कहा होता है वो ऐसा ही करता है। वो एक अटैक से उसको चीर कर रख देता है। बट तभी उस डिमोनिक में कुछ हलचल होती है जिसकी वजह से सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। उसके अंदर से कुछ टेंटिकल्स भी बाहर आते हैं जो कि राइजा को अटैक कर देते हैं। बट राइजा वहाँ से दूर हट जाता है। वो टेंटिकल जेनिथ के फॉलोअर की डेड बॉडी को उठा लेते हैं। राइजा कहता है, मास्टर ये सब क्या हो रहा है? डियाब्लो कहता है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, उसने इनफ पावर कंज्यूम कर ली है। अब हम लोग एक डीमन को धरती में पहला कदम रखते हुए देखेंगे। तभी उस अंडे में क्रैक आने लगता है। हम लोग देखते हैं निब्लो उस लड़की की फाइट बराबर चल ही रही होती है। तभी कहीं से एक डेमोनिक और आता है और उन सभी लोगों को घेर लेता है। वो और जहाँ भी जा रहा होता है लोग उसकी वजह से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, यहाँ तक कि अंडर भी कपकपा रहे होते हैं। निब्लो कहता है, मास्टर अब यहाँ से भाग जाइए, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो लड़की कहती है, तुम अपनी चिंता करो। देन वो उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। बट निब्लो इस बार उसके अटैक को नहीं रोकता और बस वो यही कह रहा होता है, मास्टर अब यहाँ से चले जाइए। हम लोग देखते हैं रिकी को, जिसको ये सब चीजें सेंस हो जाती हैं। वो कहता है, सब लोग मर जाएंगे, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम लोग उसके चेहरे पे जैसा साफ देख सकते हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि कहता है, अपोस्टल आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। रिकी एनो को लेकर यहाँ से जाने लगता है। मार्कस के पास भी ये बात पहुंच चुकी होती है कि मरीन फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। मार्कस सारे सोल्जर्स को तैयार होने को कहता है, जल्दी आर्मी को रेडी करो, हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। तभी वहाँ पर शियर्स आ जाती है जो कि कहती है, फादर मुझे जिमी कहीं भी नहीं मिल रहा है, शायद से वो मरीन फॉरेस्ट में गया है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो को। डीमन की प्रेजेंस की वजह से उसके हाथ भी थोड़े बहुत कांप रहे होते हैं, क्योंकि डीमंस की यही इनेट एबिलिटी होती है कि उनके प्रेजेंस में जो भी उनसे कमजोर होता है उसके ऊपर डर हावी होने लगता है। हम लोग देखते हैं एजार्ड और राइजा भी काफी जोर से डर रहे होते हैं। एजार्ड के हाथ में पेना होती है। डियाब्लो सोच रहा होता है, अगर ये मॉन्स्टर पहले अपेयर हुआ होता तो मैं वहीं पर ही खत्म हो जाता, लेकिन अभी मेरे पास मेरा खुद का एक आर्टिफैक्ट है, द सेल ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, इसीलिए शायद से मेरे पास एक चांस है। वो एक पोर्टल को खोलता है और कहता है, तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, उतनी दूर चले जाओ जहाँ से ये डीमन का ऑरा भी तुम्हें सेंस ना कर पाए। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, तो क्या तुम मेरा सामना अकेले ही करोगे? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे लड़ाई करने से पहले ही हार मान गए। मुझे ऐसे ही अचानक से सम्मान होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन हम लोगों को उस डीमन की अपीयरेंस दिखती है। उसको देखकर डियाब्लो भी चौंक जाता है और कहता है, डीमन नोबल? डीमन कहता है, मुझे लगा नहीं था कि किसी इंसान को डीमन के बारे में इतना कुछ पता होगा। चलो मैं तुम्हारी इसी बात की वजह से खुश हुआ, इसी वजह से मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें थोड़ी देर का जीवन दान देता हूँ। वैसे मेरा नाम है लाटा, मैं अंडरवर्ल्ड का एक बैरॉन हूँ। डियाब्लो सोच रहा होता है, एक बैरॉन, इसका मतलब तो ये हुआ ये कम से कम एक मास्टर रैंक पे तो होगा ही। तभी वो डीमन अपना पहला कदम बढ़ाता है। डियाब्लो अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिव कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो भी डीमन का ऑरा पड़ रहा होता है उसका प्रेशर काफी हद तक दब जाता है। डीमन कहता है, ओ तुम्हारा ब्रेसलेट तो काफी ज्यादा अच्छा है, चलो जल्दी से वो मुझको दे दो और मैं बदले में तुमको बिना दर्द की मौत दूंगा। डियाब्लो से कहता है, भाग भाड़ में जा। डीमन अपनी पावर चार्ज करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पूरी पावर का यूज करना, चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक जिंदा रहोगे। तभी डियाब्लो हवा में उड़ जाता है और लेवाइथन का यूज करता है। देन हम लोग देखते हैं सेबल को, जो कि फॉरेस्ट के बाहर बैठा होता है और कहता है, एक बैरॉन, हाँ ये तो 5 रैंक्स में से सबसे नीचे वाली है, इसका मतलब ये है ये सबसे कमजोर नोबल डीमन है, लेकिन फिर भी वो इतना तो ताकतवर है ही कि वो एक अच्छा खासा डिजास्टर ला सकता है। हम लोग देखते हैं हजार्ड को, जो कि फॉरेस्ट से बाहर आ चुका होता है, लेकिन उसको डियाब्लो की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। तभी बेना को होश आने लगता है। हजार्ड कहता है, फॉरेस्ट के अंदर एक डीमन समन हुआ है, मास्टर इस समय अभी उसी का ही सामना कर रहे हैं।
बेना कहती है या मास्टर उससे लड़ रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। एजार्ड कहता है मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा है और तुम किसी भी तरीके से उनकी मदद करना चाहती हो, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके रास्ते का कांटा ही बनेंगे। बेना कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे मास्टर के लिए जान भी देनी पड़े तो मैं तुरंत ही दे दूंगी और मैं अपने जान के बदले उनको थोड़ा टाइम तो दिलवा ही सकती हूँ। एजार्ड कहता है लेकिन तुम्हारी काफी ज्यादा चोट लगी है, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस हालत में लड़ सकती हो? तभी वहाँ पर कुछ अजीब होता है और एजार्ड वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी जगह आ जाता है बेना का स्लेज हैमर और उसी के साथ ही साथ फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट भी होता है। बेना कहती है मेरे साथ जो अनडेड था वो अचानक से गायब हो गया और भी मास्टर के डायरेक्शन से एक ब्लास्ट भी हुआ है, क्या इसका मतलब कि मास्टर? देन उसको सारे डियाब्लो के एहसान याद आने लगते हैं एंड वो गुस्से में आते हुए कहती है नहीं मास्टर। तभी उसके स्लेज हैमर से आवाज आती है फैसिनेटिंग। बेना चौंक के उसकी तरफ देखने लगती है। हैमर कहता है देखो हालांकि तुम छोटी हो लेकिन फिर भी तुम्हारे रगों में वल्कायरी का खून दौड़ रहा है और तुम्हें अपनी पूरी पोटेंशियल का अभी तक एहसास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें अपनी पावर का यूज करने दूंगा। तभी उस हैमर को काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं और वहाँ पे रोशनी फैल जाती है। हैमर कहता है मैंने जो भी कहा है उसको अच्छे से ध्यान रखना, मेरा नाम है फिलियन, मुझे दुनिया के सबसे महान ब्लैक स्मिथ ने बनाया था, वो भी तुम्हारी रानी के लिए यानी कि वल्कायरी क्वीन के लिए। मुझे अपने हाथों में उठाओ और बस देखती जाओ कि होता है क्या। सीन स्विच होता है डियाब्लो पे। डियाब्लो लगातार जमीन पर गिर रहा होता है क्योंकि उसका माना पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, इसी वजह से वो लेविटेटिंग स्पेल का भी यूज नहीं कर पा रहा होता। उसके पास जो भी बची कुछ एनर्जी बची होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है जेम ऑफ लाइफ की वजह से। वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस भी हो रहा होता है, बट इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता उसको कोई बचा लेता है एंड हम लोग देखते हैं ये होता है वही भालू थेब्रॉन। डियाब्लो से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, वो भी इतनी जल्दी? थेब्रॉन कहता है मैं यहाँ पर पिछले 600 सालों से रह रहा हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है, लेकिन मैं तुम्हें देखकर अभी सरप्राइज हो गया क्योंकि तुम एक डीमन से अकेले दम पर ही लड़ रहे हो, लेकिन मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि वैसे भी तुम चोजन वन हो, वो भी गॉडेस से। वो उसको जमीन पर उतार देता है। तभी वहाँ पर डीमन आ जाता है और थेब्रॉन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं अपने खाने को खत्म करना चाहता हूँ। तभी उसके अटैक की वजह से भालू के काफी सारे घाव हो जाते हैं। डीमन कहता है ओह तुमने इसको सरवाइव कर लिया, मुझे तो लगा था मैं तुम्हें इससे पूरे तरीके से काट दूंगा। मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, तुम तो काफी ज्यादा मजबूत हो। थेब्रॉन कहता है हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं मजबूत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा तेज भी हूँ। तभी वो काफी तेजी से डीमन के एक पंच मार देता है और वो पंच काफी जोरदार लगता है जिसकी वजह से डीमन के मुंह से भी खून निकल आता है। थेब्रॉन कहता है और बस इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर अकेले भी नहीं आया हूँ, बेना। तभी वहाँ पर बेना आ जाती है और डीमन के ऊपर काफी जोरदार अटैक करती है। हम लोग देखते हैं बेना की अपीयरेंस भी काफी ज्यादा चेंज लग रही होती है क्योंकि इस बार उसके हेयर्स पिंक नहीं होते हैं बल्कि वो होते हैं रेड। तभी डियाब्लो भी बेना को नोटिस करता है। बेना कहती है मास्टर मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ ही गई। थेब्रॉन कहता है बातचीत करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी वो डीमन की ओर जाने लगता है बट डीमन एक बीम फायर करता है जिसकी वजह से थेब्रॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं मार्कस की आर्मी को। डीमन का ऑरा पूरे फॉरेस्ट में फैल चुका होता है जिसकी वजह से मार्कस की आर्मी के जितने भी आर्म सोल्जर्स होते हैं उनको सांस लेने तक में दिक्कत हो रही होती है। मार्कस के लीडर कहता है सर मार्कस हम लोगों को प्यूरो के प्रीस्ट का आने का इंतजार करना चाहिए ताकि वो हम लोगों को बफ दे सके और ब्लेसिंग दे सके जिसकी वजह से हम लोग आगे जाने के लिए कोशिश कर पाए। हम लोग देखते हैं सभी के सभी लोग पूरी तरीके से दहशत में होते हैं। केवल फेयर नाइट का ही ग्रुप एक लौता ग्रुप होता है जो कि वहाँ पर सीना तान के खड़ा होता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक पेपर उड़कर आ जाता है और उस पेपर के आसपास ग्रीन कलर का माना होता है। मार्कस उस पेपर को उठा लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कोई चीज काफी तेजी से जंगल में भागते हुए जा रही होती है, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता कि वो चीज क्या है। हम लोग देखते हैं उसी चीज के थोड़ी देर पर वही लड़की भाग रही होती है जो कि थोड़े टाइम पहले डियाब्लो से फाइट कर रही थी। वो लगातार जंगल की ओर भागती जा रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया और वो एक डीमन को समन करने में कामयाब हो गई। तभी कोई चीज उसके काफी तेजी से आगे लगती है जिसकी वजह से उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती है और यहाँ भी ग्रीन ऑरा होता है जैसा कि हम लोगों ने मार्कस के पास पेपर में देखा था। हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर का सीन। यहाँ पर बेना भी ढेर होती है और थेब्रॉन तो कब का ही ढेर हो गया था। डीमन काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। क्या बात है, मुझे मजा आ गया। मुझे लगा नहीं था कि धरती पर मुझे काफी मजेदार लड़ाइयाँ लड़ने को मिलेंगी। हम लोग देखते हैं उसके ऊपर होता है डियाब्लो जो कि एक स्पेल को कास्ट कर रहा होता है। डीमन कहता है उस स्पेल का नाम क्या है, मुझे ये तो बता दो क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। डियाब्लो स्पेल को कास्ट कर देता है पाथ ऑफ ऑब्लिटरेशन। इस स्पेल को कास्ट करते ही लिवाइथन ने जितनी भी पावर यहाँ पर अब्सॉर्ब की थी वो सभी के सभी एक साथ ही रिलीज हो जाती है और ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके रास्ते पे जो भी कुछ आएगा वो खत्म हो जाएगा। हम लोग देखते हैं डीमन की वो अटैक लगा तो होता है बट वो डीमन अभी भी जिंदा होता है। वो कहता
कहता है ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन तुमने ये अटैक मेरे सर में न मार के काफी बड़ी गलती कर दी। चलो अब तुम्हारे खात्मा का समय आ चुका है, तो कोई तुम्हारी आखिरी विश। डियाब्लो इस बार पूरी तरीके से हार मान चुका होता है। तभी वहाँ पर वही ग्रीन ऑरा आता है और काफी तेजी से डीमन को 2 हिस्से में काट देता है, वो भी एक अटैक से। और ये अटैक करने वाला होता है सर बेरिल। और हम लोग देखते हैं जो मार्कस को लेटर मिला था वो बेरिल ने ही दिया था। उसमें लिखा होता है कि वो किसी को भी जंगल के अंदर नहीं भेजे, जंगल के अंदर जो भी डीमन होगा उसका ख्याल बेरिल अकेला ही रख लेगा। देन तभी सीन चेंज होता है फेतिन पेरो के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर उसके अंदर आर्क बिशप होता है और गेट पे खड़ा होता है सेबल। सेबल कहता है ओ अच्छा, यहाँ पर मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने अपोस्टर को यहाँ से भगा दिया है। आर्क बिशप कहता है अगर तुम गॉडेस में थोड़ा सा भी भरोसा रखते हो तो प्लीज यहाँ से शांति से चले जाओ। सेबल कहता है ओ अच्छा, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं तुम्हारी गॉडेस की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ, है ना? आर्क बिशप कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए मजबूर करना होगा। सेबल अपने शॉट को निकालते हुए कहता है ये तो ना हो पाएगा, क्योंकि मैं खुद ही लॉर्ड चैरियट की तलवार हूँ और मेरा हमला बिल्कुल भी खाली नहीं जाता, और मैं अपने शॉट की मदद से तुम्हें भी इस दुनिया से आजादी दिला दूंगा। आज गॉडेस के पास जो भी कुछ होगा मैं उससे वो सब कुछ छीन लूंगा। हम लोग देखते हैं हेडक्वार्टर्स के बाहर का सीन, जहाँ पर सभी के सभी लोग यहाँ से निकलने की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी रिकी को कुछ सेंस होता है, वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता आर्क बिशप, जिससे हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि आर्क बिशप के साथ कुछ ना कुछ गलत तो हो गया है। हम लोग देखते हैं जंगल के अंदर का सीन, जहाँ पर बेरिल के अटैक की वजह से जमीन तक कट जाती है। डियाब्लो सोच रहा होता है मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है, बेरिल की शॉट इतनी ज्यादा भारी है और इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसको सब लोग उठा तक नहीं सकते हैं, और उसके बाद भी बेरिल की स्पीड इतनी ज्यादा है जैसे कि उसके लिए शॉट कुछ भी नहीं है। उसने डीमन को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसको पता भी नहीं चला। क्या इसके पास विंड की ब्लेसिंग है? बेरिल से कहता है ओ तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डियाब्लो कहता है बस मैं थोड़ा बहुत क्यूरियस था, क्योंकि सब लोग मुझे यहाँ से आने के लिए मना कर रहे थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर एक डीमन होगा। तुम चाहे जो भी कह लो, मैं तुम्हारे एक एक कदम को देख रहा था। ये बात सुनकर डियाब्लो चौंक जाता है। बेरिल कहता है चिंता मत करो, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं समझ सकता हूँ सबके पास अपने अपने सीक्रेट होते हैं और मैं तुम्हारे सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। डियाब्लो को भी नहीं पता होता कि उसको कितना हद तक पता चल गया है। वो बेरिल से पूछता है आखिर आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे तो लगा था आप यहाँ से निकल गए हैं। बेरिल कहता है यहाँ पर मेरे लिए एक ऐसा काम इंतजार कर रहा था जिसको मेरे अलावा कोई भी पूरा नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं यहाँ पर वापस आ गया। थैब्रॉन पूछता है आखिर तुम कौन हो? तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। ब्रिल अपना इंट्रोडक्शन देता है मेरा नाम है ब्रिल ऑनिक्स और मैं सीकर ऑफ द हिडन ट्रूथ हूँ। मैं यहाँ पर वो आइटम लेने आया हूँ जिसको कि यहाँ पर काफी सालों से रखा गया है। थैब्रॉन कहता है ओ तो तुम फ्रंटियर्स में से एक हो। ब्रिल कहता है प्लीज ग्रेमिया की गेट्स खोल दो और मुझे अंदर आने दो। डियाब्लो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग? हिडन ट्रूथ, फ्रंटियर, ग्रेमिया, आखिर ये सब चीजें क्या हैं? थैब्रॉन कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं ग्रेमिया की गेट्स नहीं खोल सकता, क्योंकि अभी इस टाइम मैं ग्रेमिया का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ। क्यों बच्चे, मैंने सही कहा ना? डियाब्लो कहता है तो क्या तुम लोग एंशिएंट रूम की बात कर रहे हो? देन हम लोग देखते हैं वो लोग ग्रेमिया के अंदर चले जाते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने ग्रेमिया तक को नहीं छोड़ा। थैब्रॉन कहता है बच्चे मुझे जल्दी से वापस एडमिनिस्ट्रेटर बना दो। डियाब्लो कहता है लेकिन क्यों? मैं नहीं बना रहा। तो बेल काफी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और डियाब्लो को मजबूरी में उस भालू की बात माननी पड़ती है। वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है और थैब्रॉन गेट्स को खोल देता है। तभी डियाब्लो अचानक से किसी अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। आसपास की जगह देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो दूसरा डायमेंशन है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है डार्क मानव को पोजेस करने वाले तुम्हारा स्वागत है। ये होती है एक बंदे की स्पिरिट। डियाब्लो कहता है देखो मुझे पता है कि ये रूइन कोई आम रूइन नहीं है, इसका कुछ ना कुछ बड़ा पर्पस है। तो क्या तुम ही ग्रेमिया के क्रिएटर हो? स्पिरिट कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मेरा नाम है एर्मियन। मैं अपने पास्ट में एक काफी बड़ा मैजिकल आर्टिफैक्ट क्राफ्टमैन था और उसी के साथ साथ रैंक 9 का मेज भी। मुझे पता है रैंक 9 सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिली है। डियाब्लो कहता है अच्छा तो अगर तुम भी किसी तरीके की फ्रंटियर के पार्ट हो? आर्मी ने बताता है मैं और आइसिस दोस्त थे, लेकिन मैं फ्रंटियर का पार्ट नहीं था। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्राम ऑफ थंडर ब्लेड की रक्षा कर रहा था, जो कि आइसिस ने मुझे करने को कही थी, और मैंने इसमें यूज किया ग्रेमिया का। हालांकि ग्रेमिया का मेरे पर्पस ये नहीं था, मैंने ग्रेमिया किसी ऐसे इंसान के लिए बनाई थी जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। डियाब्लो पूछता है किसका? आर्मी ने बताता है उस डार्क माना के ओनर का, जिसमें कि गॉड्स तक को मारने की शक्ति है। डियाब्लो पूछता है आखिर तुम्हें फॉरगेटन हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, और तो और वो एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में भी। वो सोच रहा होता है यहाँ तक कि जनन को भी इतनी चीजें नहीं पता थी। डियाब्लो उससे कहता है मेरा जवाब दो, अगर तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। आर्मी ने बताता है पूरी दुनिया में कुछ ही जगह पर उसके थोड़े बहुत ट्रेसेस हैं। मैंने उन्हीं ट्रेसेस को अच्छे से समझा, जिसके चलते मुझे ये सब चीजें पता चली, और वहीं से मुझे एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में भी पता चला। डियाब्लो कहता है तो क्या डियाब्लो वॉलपेयर के ट्रेसेस सही में एग्जिस्ट करते हैं? आर्मी ने कहता है ओ डियाब्लो वॉलपेयर, अच्छा तो उसका नाम ये है। इतना तो मुझे अपनी जिंदगी में भी नहीं पता चला, लेकिन तुम उसी की एलर्जी शेयर करते हो, तो मुझे तुमसे तो
यही उम्मीद थी और इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें वो चीज देने का समय आ चुका है। वो अपने हाथों को आगे करता है और कहता है ग्रेमिया एक ऐसा मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो कि अपने आप को किसी भी शेप में ढाल सकता है और उसके हाथ में होता है ग्रेमिया। वो बताता है तुम अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके इसको उसी चीज में ढाल सकते हो। जब मुझे हिडन ट्रुथ के बारे में एहसास हुआ तो मैं काफी ज्यादा डर गया। फिर मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी मैंने उनको इसी आर्टिफैक्ट में झोंक दिया ताकि मैं उसको उस शख्स को दे सकूं जो कि हिडन ट्रुथ को अनलीश करने के काबिल है। मैं तुम्हें इस आर्टिफैक्ट की पूरी अथॉरिटी देता हूँ। डियाब्लो से वो आर्टिफैक्ट ले लेता है। वो सोच रहा होता है इसकी पावर तो कमाल की है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं उसको अपने 3 आर्टिफैक्ट में से एक की भी बराबर रख सकता हूँ। देन वापस से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं पीरो के हेडक्वार्टर्स को, जहाँ पर लार्स बिल्डिंग के अंदर भागता हुआ जा रहा होता है। वो समझ जाता है कि आर्क बिशॉप के साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वो देखता है आर्क बिशॉप को जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और लार्स उसको हील करने की कोशिश करने लगता है बट वो उसको हील नहीं कर पाता। आर्क बिशॉप कहता है तुम मुझे छोड़ो और अब पोस्टोलोसेंट को जाकर प्रोटेक्ट करो। इन सभी चीजों के पीछे ऑर्डर ऑफ जेनिथ है। लार्स बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वो कहता है मैं आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। आर्क बिशॉप कहता है मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो लेकिन अभी तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वो उसके सर पर हाथ रखता है। लार्स कहता है लॉर्ड पीरो की कसम मैं आपका बदला जरूर लूंगा। आर्क बिशॉप कहता है तुम्हें रिवेंज के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि तुम्हें अपने मेन गोल का एहसास होना चाहिए जो कि अपोस्टल को प्रोटेक्ट करना। तुम्हें अब जाना चाहिए। वापस सीन चेंज होता है मरीन फॉरेस्ट में जहाँ पर डियाब्लो होश में आ चुका होता है। बेरिल कहता है क्या तुम ठीक हो? डियाब्लो कहता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम्हें क्या वो चीज मिली जिसको तुम ढूंढ रहे थे? बेरिल कहता है हाँ मेरा काम यहाँ पर पूरा हो गया। थेब्रॉन कहता है वैसे ग्रेमिया का क्या हुआ? देखो मुझे पता नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ था लेकिन तुम दूसरे रैम से हम लोगों से काफी बाद में आए थे और उसके बाद से ही मेरा और ग्रेमिया का कनेक्शन पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया। क्या तुम हम लोगों को बता सकते हो कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? डियाब्लो कहता है मैं आर्मियन की स्पिरिट से मिला और उसने मुझे ग्रेमिया आर्टिफैक्ट दे दिया। ये देखो वो उसको एक स्पेसशिप जैसी चीज में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। वो दोनों के दोनों लोग ही ग्रेमिया की पावर देखकर चौंक जाते हैं। बेल कहता है ये तो थंडर ब्लेड से भी ज्यादा अच्छा है। थेब्रॉन कहता है तो तुम्हें वो उस बुड्ढे ने दिया? डियाब्लो कहता है हाँ मैं उसके स्पिरिट से मिला फिर उसने मुझे इसकी सारी अथॉरिटीज दे दी। थेब्रॉन कहता है लेकिन तुम्हें ही क्यों? जिमी कहता है पता नहीं। देन वो उससे पास आने को कहता है। जैसे ही भालू उसके पास आता है वो उसको हील करने लगता है। वो कहता है क्या ये कोई हीलिंग स्पेल है? जिमी कहता है नहीं लेकिन ये उसी से सिमिलर एक स्पेल है जो कि मैं ग्रेमिया की मदद से यूज कर सकता हूँ। बेल कहता है जेमी वेल्टन तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। सीयर्स तुम्हारी वजह से परेशान हो रही होगी। तभी जिमी को ये सेंस होता है कि रिकी किसी तरीके के खतरे में है। बेल कहता है तुम्हें क्या हुआ? जिमी बताता है रिकी मेरा मतलब है अपोस्टल वो बहुत ही बड़े खतरे में है। बेरिल उससे बात करने लगता है। डियाब्लो कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है हम लोगों को जल्दी करना होगा। तभी बेरिल उसको उठाता है और अपने कंधे पर डाल देता है। मुझे बताओ कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? जिमी बताता है साउथ ईस्ट। देन बेरिल जिमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। थेब्रॉन कहता है ओ ये तो काफी जल्दी निकल गए। मैं तो उनको बाय भी नहीं कर पाया लेकिन अब मेरा काम भी यहाँ पर पूरा हुआ। अब मुझे भी अपने होमलैंड में चले जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं बेना वहीं पर ही छूट गई होती है और वो कोई अनडेड तो है नहीं कि वापस से टेलीपोर्ट हो जाए। तो पता नहीं ये वापस से घर कैसे जाएगी। देन हम लोग देखते हैं मार्कस की आर्मी को जहाँ पर उन सबको भी एहसास हो चुका होता है कि डीमन का खात्मा हो गया है। तभी उनके पास कोई भागते भागते आता है और बताता है कि डीमन के फॉलोअर्स कैप्टन के अंदर ऐसी तैसी कर रहे हैं। उनको जो भी दिख रहा है वो उनको मार दे रहे हैं लेकिन जो हम लोगों के गार्ड्स थे उन्होंने उनमें से काफी लोगों को मार दिया लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपना भेष बदल दिया और अब उनमें और सिटीजन में अंतर करना बिल्कुल नामुमकिन है। मार्कस ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है ये शायद से मेरी ही गलती है। मैंने डीमन के वर्शिपर्स को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तभी वो बंदा उसको एक और न्यूज बताता है कि आर्क बिशॉप का मर्डर हो चुका है। इसको सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और उनका चौंकना यहीं पर ही नहीं रुका होता क्योंकि वो बंदा एक और चीज का खुलासा करता है कि जब आर्क बिशॉप की डेथ हुई थी तो वहाँ पर कुछ लोगों ने सेबल को भी देखा था। वही सेबल जिसको कि मार्कस ने अपना एडवाइजर बना दिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है सेबल पे जिसने कि काफी सारे पीरो के फॉलोअर्स को मार दिया होता है और अभी उसका सामना कर रहा होता है लार्स। बट लार्स की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। सेबल कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। लार्स उससे पूछता है आखिर तुम इन सब चीजों की कब से प्लानिंग कर रहे थे? सेबल कहता है तो क्या मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं? नहीं ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है। वो उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। लार्स उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार होता है बट तभी कुछ अजीब होता है। लार्स की बॉडी में एक कट लग जाता है बल्कि अभी तक सेबल का अटैक उसके कनेक्ट भी नहीं हुआ होता है और ये कट काफी ज्यादा बड़ा होता है जिसकी वजह से रिकी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लार्स कहता है दूर रहो मेरे पास मत आओ। लार्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके ये अटैक कैसे कनेक्ट हो गया।
गया। सेबल कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े होने की नहीं है। लार्स पूछता है क्या तुम स्वॉर्ड मास्टर हो? सेबल कहता है वाह क्या बात है, तो तुम्हें ये बात अब समझ में आई। मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल का यूज किया था जो कि मेरा सिग्नेचर स्पेल है, रिवर्सल ऑफ कैजुअलिटी। लेकिन अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा समझाऊं तो पहले उस दुनिया में एक्शन होता है और फिर बाद में उसका रिएक्शन, यानी कि पहले मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा और फिर उसके बाद में वो अटैक कनेक्ट होगा। लेकिन जब भी मैं इस स्पेल का यूज करता हूँ तो मुझे एक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी कि बिना एक्शन करे ही मुझे रिएक्शन मिल जाता है और उसके बाद मैं एक्शन करता हूँ। देखो यार मैं समझ सकता हूँ शायद तुम लोगों को अभी भी इस स्पेल की वर्किंग समझ में नहीं आई होगी। चलो मैं थोड़ा और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली आप एग्जाम देते हो और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, बट आप लोग जैसे ही इस स्पेल को यूज करते हो तो आप लोगों का रिजल्ट पहले ही आ जाएगा और आप लोग एग्जाम उसका बाद में दोगे। हाँ काफी अजीब स्पेल है, ये नेचर की लॉस को तोड़ देता है और यही चीज रिकी भी कह रहा होता है कि ये कोई भी चीजें सेंस नहीं बना रही हैं। आखिर कोई पावर नेचर की लॉ को कैसे तोड़ सकती है? सेबल कहता है इस दुनिया में ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा ऊपर हैं और वो चीजों के बारे में जिनको भी पता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं उन्हीं में से एक हूँ। तभी वो लार्स के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और लार्स की बॉडी में बहुत सारे कट्स लग जाते हैं। रिकी बहुत तेजी से उसकी तरफ भागते हुए चला जाता है और उन लोगों की तरफ एक काफी बड़े अटैक को थ्रो कर देता है, बट हम लोग देखते हैं सेबल अभी भी सही सलामत होता है और वो कहता है ये अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल कि अगर वो मेरे कनेक्ट हुआ होता तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। आखिर ये कौन सी डिवाइन पावर है? हम लोग देखते हैं उसके ऊपर होता है लार्स और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम इस चीज का पता ऊपर ही जाकर क्यों नहीं लगाते? सेबल उस पर काउंटर करते हुए कहता है नहीं मैं गॉड से ये चीजें नहीं पूछ सकता, क्योंकि जब भी मैं फादर से उल्टे सीधे सवाल पूछता हूँ तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। और या तुम लोग ये चीज नोटिस कर लेना कि शायद से ये फादर कह रहा है जेनिथ को। तभी उन दोनों की तलवारें टकरा जाती हैं। अभी भी सेबल लास्ट पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो वापस से रिवर्सल ऑफ कैजुअलिटी का यूज करता है और तभी हम लोग देखते हैं रिकी को जो कि सेबल के ऊपर किसी अटैक को कर देता है जिसकी वजह से सेबल के काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है और वो जमीन पर गिर जाता है। रिकी कहता है तुम में और मुझ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे तुम्हें भी गॉड से एक गिफ्ट मिला था वैसे ही मेरे पास भी एक गॉड का गिफ्ट है, पेनल्टी फॉर रिवर्सल ऑफ कैजुअलिटी। रिकी जैसे उस स्पेल का यूज करता है तो सेबल का जितना भी अटैक कनेक्ट होने वाला होता है उसका सारा डैमेज सेबल के ऊपर ही लग जाता है। सेबल हंसते हुए कहता है क्या बात है, मुझे मजा ही आ गया, तुम्हारी डिवाइन पावर काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जैसे मेरी नजर तुम्हारे ऊपर से हटी थी तुमने उतनी देर में लार्स को हील कर दिया और उसके बाद ही स्ट्रेटेजी भी बना ली। क्या बात है? लार्स कहता है चुप हो जाओ और वो अपनी शॉट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट हम लोग देखते हैं सेबल उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पंच से ही रोक देता है और सिर्फ इतना ही नहीं उसकी शॉट उसके पंच की वजह से चिटकने भी लगती है। सेबल कहता है अगर तुम लोगों को मुझे रोकना है तो तुम्हारी गॉडेस को धरती पर उतरना ही होगा, लेकिन अभी इस टाइम जो हम लोग फाइट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बीच में है। तभी लास्ट की शॉट 2 हिस्से में टूट जाती है। रिकी वापस से अपना अटैक को चार्ज करने लगता है, बट इस बार सेबल उसको नोटिस कर लेता है और उसकी ओर जंप कर देता है। तुम इस बार मेरे अटैक को नहीं रोक पाओगे। तभी कहीं से आवाज आती है लाइटनिंग बोल्ट और तभी सेबल के ऊपर काफी जोर की लाइटनिंग गिरती है एंड हम लोग देखते हैं ये होता है डियाब्लो। डियाब्लो कहता है रिकी दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। हम लोग देखते हैं अभी सेबल हवा में ही होता है। तभी रिकी उसके ऊपर काफी जोर का अटैक मार देता है। डियाब्लो रिकी से पूछता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? लार्स कहता है ये सब सेबल का किया धरा है, वो जेनिथ का स्पाई है। बेरिल कहता है सेबल? हाँ वही मार्कस का एडवाइजर। तभी बेरिल को डियाब्लो के ऊपर कोई स्ट्रिंग कनेक्ट होती हुई दिखती है, जिसको देखकर वो चौकन्ना हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी डियाब्लो के ऊपर काफी बड़ा सा अटैक आकर लगता है, बट बेरिल उसके बीच में आ जाता है और डियाब्लो की जान को बचा लेता है। सेबल कहता है मेरे लिए कितनी शर्म की बात है कि मैं चूक गया, मैं तो उस बच्चे की गर्दन को काटने वाला था, लेकिन तुमने मेरे अटैक को होने से पहले ही देख लिया। वैसे भी तुम स्वॉर्ड मास्टर हो, तुमसे तो यही एक्सपेक्टेशन है। रिवर्सल और कैजुअलिटी का यूज करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन इस बार मुझे उसकी पेनल्टी भी मिली है। हम लोग देखते हैं उसका एक हाथ टूट चुका होता है। बेरिल कहता है सब लोग पीछे हटो, इसको मैं संभालूंगा। वो अपने कटे हुए हाथ के खून को रोकता है। अब होगी 2 स्वॉर्ड मास्टर्स की लड़ाई, एक और है सेबल और दूसरी और है द स्टॉर्म बेरिल ओनिक्स। उनकी लड़ाई के ऐलान से ही आसपास बिजली कड़कने लगती है। हम लोग देखते हैं सभी के सभी लोग वहाँ से दूर हट चुके होते हैं। लार्स कहता है क्या सर बेरिल ठीक होंगे? और डियाब्लो कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे एक चीज पता है, हम लोग 2 स्वॉर्ड मास्टर की फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तभी दोनों के दोनों लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं, उनके अटैक आपस में क्रैश होते हैं। लार्स कह रहा होता है रिवर्सल ऑफ कैजुअलिटी काफी घटिया स्किल है जो कि लॉज ऑफ नेचर को भी तोड़ देती है। हालांकि बेरिल उससे बच सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं सेबल ने अपने पास कौन कौन सी ट्रिक छुपा के रखी
की हैं। डियाब्लो सोच रहा होता है लार्स सही कह रहा है, मैं यहाँ पर हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। हम लोग देखते हैं सेबल वापस रिवर्सल ऑफ कैजुअलिटी का यूज करता है, जिससे कि बेरिल बाल बाल ही बसता है। देन बेरिल उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट सेबल उसके पैर में कट मार देता है। वो कह रहा होता है हालांकि तुम भी एक स्वॉर्ड मास्टर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े होने की औकात रखते हो सकता है कि मैं उम्र में तुमसे छोटा लगता हूँ, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए ये चीज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जितना सोच सकते हो मेरी एज उससे भी ज्यादा है। देन वो उसके ऊपर एक लीथर अटैक करता है, जिसको देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। बेरिल जमीन पर गिर जाता है। सेबल डियाब्लो की ओर देखकर कहता है अब तुम्हारी बारी। वो लोगों के ऊपर जंप कर देता है। रिकी वहाँ पर एक शील्ड को बना लेता है। सेबल कहता है ओ गॉडेस का बैरियर, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम इसका इस्तेमाल करने के बावजूद मुझे नहीं रोक सकते। मेरी फादर के डिवाइन पावर के सामने एक बैरियर नहीं टिक सकता। हम लोग देखते हैं वो अपने ऊपर होली वॉरियर की स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास काफी सारा आर्मर आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे जेनिथ की फॉलोअर वाली लड़की कर रही थी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डियाब्लो के हाथ में क्रेमिया को। तब सेबल एक काफी बड़ा सा अटैक चार्ज करता है, और इस बार उसके अटैक के सामने गॉडेस की शील्ड भी नहीं टिक पाती। और तभी हम लोग देखते हैं एक स्वॉर्ड को जो कि किसी की पेट के आर पार हो जाती है, लेकिन हम लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि किसकी मौत हुई है। देन हम लोगों को दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, जहाँ पर बेरिल मरने वाला होता है। तभी वो हील होने लगता है और उसको एक आवाज आती है, ये एक हीलिंग स्पेल नहीं है लेकिन उससे सिमिलर है। एंड हम लोग देखते हैं ये होता है डियाब्लो, जो कि बेरिल से कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी लोग मर जाएंगे, अब सब कुछ आप ही के ऊपर है। एंड हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर हम लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार स्वॉर्ड किसके आर पार हुई थी। वो था सेबल, और अटैक करने वाला होता है बेरिल। सेबल कहता है कैसे? बेरिल कहता है अगर तुम्हें जानना है तो फिर ये सवाल मुझसे नहीं उस छोटे बच्चे से पूछो। जैसे सेबल आगे देखता है, उसको देखते हैं दो बड़े बड़े कैनन्स। डियाब्लो कहता है रिलीज। तभी उसमें से दो बहुत बड़ी सी बीम्स निकलती हैं। सेबल उसके अटैक को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसको कुछ न कुछ अजीब सेंस हो रहा होता है। डियाब्लो कहता है चौंकने वाली बात नहीं है, ये वही पावर है जिसको कि तुम जैसे गॉड की चीजों को मारने के लिए ही बनाया गया है। सेबल की डिवाइन पावर भी खत्म होने लगती है और तभी धुआं छटता है। हम लोग देखते हैं बेरिल को जो कि जमीन पर गिरा होता है, और बाकी सब लोग भी ठीक होते हैं। तभी लार्स कहता है जिमी कहाँ है, और हम लोग देखते हैं सेबल को जो कि जिमी के ऊपर खड़ा होता है। हालांकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। वो कहता है अब मैं आखिरकार तुमसे पीछे छुड़ा ही लूंगा। सभी लोग जिमी को बचाने के लिए उसकी ओर भागते हैं, बट इससे पहले कि कोई भी कुछ कर पाता, सेबल जिमी के ऊपर अपना अटैक कर देता है। बट तभी कुछ अजीब होता है, जिमी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो बैटलफील्ड में नहीं है, बल्कि वो है अपने बिस्तर में। उसके सामने उसकी मदर और सिस्टर भी होती हैं। वो दोनों के दोनों ही लोग इसको गले लगा देते हैं। जिमी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक उसको याद था उसकी मौत होने ही वाली थी। बट तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि असलियत में वहाँ पर क्या हुआ था। जैसे सेबल का अटैक जिमी के लगने वाला था, वो जो जिमी का लॉकेट था, वही लॉकेट जो कि जिमी को उसके नाना ने दिया था, वो एक शील्ड बना लेता है, और जैसे ही सेबल की स्वॉर्ड उससे लगती है वो टूट जाती है। जिमी सोच रहा होता है तो कि जो आर्टिफैक्ट मेरे नाना ने मुझे दिया था उसी ने मेरी जान बचाई। वो अपनी मम से पूछता है कि आपने मेरा पेंडेंट को देखा है? सीयर्स उसको पेंडेंट दिखाते हुए कहती है इसकी बात कर रहे हो? जिमी देखता है कि वो पेंडेंट ग्लो नहीं कर रहा होता। उसको देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसकी पावर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सीयर्स कहती है एक्चुअली उसको तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। जिमी कहता है क्या नानी ने? लेकिन वो तो शायद से मेरे पैदा होने से पहले ही मर गई थी। सीयर्स कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उनके पास फ्यूचर को देखने की पावर थी। देन सीन शिफ्ट होता है एप्टन से 6000 माइल्स दूर एक डेजर्ट में, जिसका नाम होता है ब्रियन, और इस साउदर्न कॉन्टिनेंट का पार्ट है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर सेबल गिरा पड़ा होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ अभी क्या हुआ था, क्योंकि अभी वो एक सेकंड पहले नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में था और वो एक झटके में ही अर्थ के पूरी अपोजिट साइड में कैसे टेलीपोर्ट हो गया। और आखिरकार वो किस औरत की आवाज थी? उसको एक आवाज सुनाई दी होती है जो कि कहती है मेरे बच्चे को अब और हर्ट मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर भेजने वाली हूँ। उसको एक औरत भी दिखती है, वो कह रही होती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम फर्स्ट टेलीपोर्टेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते, और मैंने इस वक्त का प्राइस पहले ही चुका दिया था। सेबल कहता है और सबसे बुरी बात तो ये है कि मैं उस जगह पर आ गया जिस पर कि वो कमीना राज करता है। इससे पहले कि उसे मेरे बारे में पता चल जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे क्लियोन। हम लोग देखते थोड़ी दूर बड़ी पहाड़ पर कुछ लोग चढ़े होते हैं। उस बंदे को देखकर सेबल भी चौंक जाता है और कहता है ब्लेजर। ब्लेजर कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे जैसा आलसी अपने कॉन्टिनेंट को छोड़कर यहाँ पर इतनी दूर क्या करने आया है?
दी ऑर्डर ऑफ फेथ इन रा का होली नाइट और उनके प्रीस्ट का ग्रैंड मास्टर भी। देखो रा 12 गॉड्स में से एक है जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी का गॉड है, द गॉड ऑफ सन। अगर तुम लोगों ने मेरी गॉड स्लेयर वाली सीरीज देखी होगी तो तुम लोगों को पता होगा। नहीं, गॉड किलर वाली नहीं, गॉड स्लेयर वाली। आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, या तो आप लोग उसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। ब्लेजर पावर अप करते हुए कहता है अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो मैं साथ से तुम्हारी जान को बख्श दूं। देन हम लोगों को दिखाया जाता है आर्क बिशप की फ्यूनरल का सीन, जहाँ पर सभी लोग उसको श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और उनमें से एक होता है जिमी। वो सोच रहा होता है वैसे तो अगर मैं आर्क बिशप को 100 बनाता हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेंगे, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इस बार मैं दूसरे रास्ते में चलूंगा। देन उसके पास रिकी आ जाता है और कहता है जिमी, लॉर्ड पीरो तुमसे बात करना चाहती हैं। देन वो लोग किसी रूम के अंदर जाते हैं, शायद से वो गॉडेस पीरो का चैम्बर है। जिमी उससे पूछता है कि आखिरकार सेबल के साथ क्या हुआ है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। रिकी बताता है कि उसके पेंडेंट में से एक लाइट चमकी थी और सेबल उसी रोशनी में गायब हो गया। क्या वो पेंडेंट किसी तरीके का मैजिकल आर्टिफैक्ट है। जिमी कहता है मुझे खुद नहीं पता, मेरी नानी के पास फ्यूचर देखने की शक्ति थी और इसीलिए मेरे लिए उन्होंने इसको क्रिएट किया। रिकी कहता है जो भी हो वैसे हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये द सैंक्टम ऑफ बिगिनिंग। जिमी कहता है क्या तुम पीरो को बुला रहे हो, कहीं इस बार भी वो पिछली बार के तरीके हमारी बात को आधा छोड़कर भाग तो नहीं जाएगी ना। देन हम लोग देखते हैं वहां पर पीरो आ जाती है जो कि जिमी से कहती है सबसे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिमी कहता है किस लिए। पीरो कहती है अरे वही जो भी तुमने जेनिथ के खिलाफ कदम उठाए, तुमने जेनिथ को जो जो फटके दिए हैं उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिमी कहता है क्या तुम अपना डिवाइन ऑरा थोड़ा कम कर सकती हो, मुझे इससे थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। पीरो कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि ह्यूमंस के पास तो मेरे ऑरा के सामने खड़े होने तक की ताकत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गर्व है। तुम ऐसे इंसान हो जिसकी मैं तारीफ कर रही हूँ, तो ये तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जिमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन हम लोगों को दिखाया जाता है ऑर्डर ऑफ जेनिथ के हेडक्वार्टर्स को, जहाँ पर एक बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है मुझसे कह दो कि ये सब झूठ है, पहले तो तुमने मुझसे कहा कि हम लोगों का प्लान फेल हो गया और अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि अभी अचानक से सर क्लियन गायब हो गए हैं। देखो यहाँ पर क्लियन सेपर का रियल नेम है। वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने क्लियन को एक सेक्रेट आइटम भी दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होता है। एक बंदा बताता है हम लोगों को माफ करिएगा, लेकिन हम लोगों ने एप्टन का चप्पा चप्पा छान मारा और हम लोगों को वहाँ पर कुछ भी खास नहीं मिला। वो बंदा सोच रहा होता है अगर हम लोगों ने सर क्लियन के बगैर होली वॉर छेड़ दी तो फिर स्फीयर ऑफ रेकॉर्डिंग की प्रेडिक्शन सही हो जाएंगी और हमारी फोर्सेस तबाह हो जाएंगी। देखो स्फीयर ऑफ रेकॉर्डिंग ऑर्डर जेनिथ का एक होली आइटम है जिसमें कि वॉर के सिमुलेशन वगैरह कराए जा सकते हैं, ताकि इससे आइडिया लग पाए ये अगर इन फ्यूचर जो भी वॉर्स होंगी उनका कंक्लूजन क्या होगा। उस बंदे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा होता है कि वो क्लियन के वापस आने का इंतजार करे। वो सब लोगों को ऑर्डर देता है चाहे जो हो जाए सर क्लियन को ढूंढो, फिर चाहे उसके लिए तुम सबको ही अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। देन वापस सीन चेंज होता है ऑर्डर ऑफ पीरो में, जहाँ पर जिमी पीरो को अपनी बातों में फंसा रहा होता है। वो उसको बताता है कि वो एक जगह पर टहल रहा था और उसको अचानक से ऐसे ही डियाब्लो वॉर्पल की पावर्स मिल गई। उसकी बातों में पीरो को भरोसा नहीं हो रहा होता। जिमी कहता है अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो ही सच है। पीरो कहती है मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें डियाब्लो की पावर्स कहाँ से मिली, क्योंकि अभी मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। देन डियाब्लो घुमा फिरा के पीरो से पूछता है कि डियाब्लो के साथ क्या हुआ था। उसने ये सब कुछ इस वजह से पूछा होता है ताकि उसको पता लग पाए कि गॉड्स को उसकी प्रेजेंस के बारे में अभी पता चला कि नहीं। पीरो कहती है मुझे नहीं पता, उसको डार्कनेस के प्रिजन में अनंत काल के लिए बंद कर दिया गया था। उसको ऐसी जगह पर बंद किया गया जहाँ पर गॉड्स भी अपनी पावर के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिमी मुझसे कहता है अच्छा तो क्या डियाब्लो वहां से भाग नहीं सकता। पीरो कहती है नहीं, ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि गॉड्स इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो उसको ऐसी जगह पर बंद करें जहाँ से वो किसी तरीके से भाग जाए। देन डियाब्लो को ये चीज कंफर्म हो जाती है कि गॉड्स को मेरे बारे में नहीं पता है, उनको नहीं पता कि मेरा रीइंकार्नेशन हो चुका है। पीरो डियाब्लो के हाथ में उसका ब्रेसलेट भी देख लेती है। वो कहती है इसको देखे हुए तो मुझे अरसा बीत गया, पास्ट लाइफ में मेरी इसके साथ काफी सारी भसड़ हुई थी और अब ये वापस से मेरी आंखों के सामने घूम फिर के आ गया। जिमी कहता है मैं फ्यूचर में बाकी 2 आर्टिफैक्ट्स को भी ढूंढ लूंगा, जिनमें से एक आर्टिफैक्ट है स्टॉटनेस जिसकी वजह से उसको गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, और एक आर्टिफैक्ट है गॉड किलर। ये ऐसी पावर है जिससे गॉड्स का खात्मा किया जा सकता है। पीरो कहती है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे कामों में इंटरफेयर नहीं करूंगी। डियाब्लो से गॉड के बीच में चलती हुई लड़ाई के बारे में पूछता है तो क्या तुम अकेली हो। वो उसको बताती है काफी सारे गॉड्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। एक साइड में है जेनिथ, लिली और ब्राह्मण, और दूसरी तरफ है ट्रियन और खुलून। टेंट्रियस एरबेला के साथ है एंड जिब्लियन ने ओब्लियन के साथ अलायंस बना लिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अकेले रह गए और उनके एक भी साथी नहीं है, जो कि है रा द गॉड ऑफ सन और फ्लेम एम्परर, और आखिरी में मैं। ये बात सुनकर डियाब्लो चौंक जाता है, क्या गॉड ऑफ सन अकेला है। डियाब्लो कहता है अगर ऐसी बात है तो उस हिसाब से तुम उतनी भी
डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं हो। पीरो कहती है हाँ, लेकिन ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जेनिथ की वजह से। वो पहले रा का पालतू कुत्ता हुआ करता था, लेकिन जब रा ने उसको छोड़ दिया तब वो मेरे खिलाफ प्लानिंग करने लगा ताकि वो मेरी पावर्स को छीन सके और रा से उसकी बेइज्जती का बदला ले सके। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? पीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका ऑरा भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, साथ ही साथ उसके हेयर कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, वो ब्लॉन्ड से डार्क हो जाते हैं। डियाब्लो कहता है अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से मेरे डार्क मेज होने के बावजूद भी तुमने मेरी मदद ली। पीरो कहती है तुम्हारा जो डार्क माना है वो बाकी लोगों जैसा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा प्योर है, या मैं कहूँ वो माना का प्योरेस्ट फॉर्म है। डियाब्लो कहता है लेकिन मैंने तो डियाब्लो वॉलपिर के रास्ते में चलने की कसम खा ली है। पीरो कहती है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं 12 गॉड्स में से एक हूँ, इसी वजह से तुम मेरे साथ अलायंस नहीं बना सकते। डियाब्लो कहता है मैं बस ये कह रहा हूँ कि आखिरकार मैं तुम्हारे ऊपर इतनी आसानी से भरोसा कैसे करूँ। पीरो कहती है मैं समझ गई, लेकिन कैसा होगा जब मैं बदले में तुम्हें कुछ दूं। डियाब्लो कहता है तुम मुझे क्या दे सकती हो? वो कहती है अपने उल्टा हाथ चेक करो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस का साइन दे दिया है। वो देखता है उसके हाथ में होता है एक साइन और वो थोड़ा टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं उसके साइन में डिवाइन एग्जीक्यूटर सर झुका रहे होते हैं क्योंकि उस साइन की वजह से डियाब्लो एक सेंट बन गया है। देन वो लोग जिमी को पहले हाउस होल्ड में छोड़ देते हैं। जाते जाते डिवाइन एग्जीक्यूटर उसे कहता है अगर आप उस टाइम आगे नहीं आते तो जेनिथ की चूची हम लोगों को खत्म कर देते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं बचता, इसलिए मैं आपका काफी बड़ा आभारी हूँ। जिमी की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसे जिमी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो जिमी को लड़ाई दंगे से दूर रखना चाहती थी। जिमी कहता है मॉम आप परेशान मत होइए, हालांकि मैं सेंट बन चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कोई भी तरीके की लिमिटेशंस नहीं है, मैं अपने मन से जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसकी मॉम कहती है पहले तो वेल्टन्स ऑर्डर और पीरो की मदद करने के लिए रेडी हो गए और फिर अब तुम उसके सेंट भी बन गए, वाह अब मैं तुम्हारा क्या ही करूँ। सारा उसे कहती है मम्मी सेंट क्या होता है? मार्कस कहता है आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। बड़े वजह से उसको बताने वाला होता है, वहाँ पर कोई आता है और मार्कस को बताता है कि सर बेरिल को होश आ गया है। मार्कस के साथ सीयर्स भी उसको देखने के लिए जाती है, उसके साथ साथ जिमी भी जाता है। सीयर्स बेरिल के पास बैठती है और जिमी बाहर ही इंतजार करता है। बेरिल और सीयर्स दोनों ही अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद सीयर्स वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जिमी अंदर आ जाता है। वो कहता है क्या बात है, आपका हाथ बिल्कुल सही सलामत है, मैं तो डर गया था कि कहीं आपको ये हाथ खोना न पड़ जाए, नहीं तो आप धोएंगे कैसे? बेरिल कहता है मुझे लगा था तुम यहाँ पर मेरे हालचाल पूछने आए हो, लेकिन तुम तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। जिमी कहता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। बेरिल उसको थैंक्स बोलता है। जिमी कहता है आखिर तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया भी नहीं है, साथ से तुम मुझसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हो। बेरिल कहता है हाँ अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम फ्रंटियर के बारे में क्या क्या जानते हो? जिमी कहता है मैंने सुना है वो एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि इस वर्ल्ड के हिडन ट्रूथ को रिवील करना चाहता है। बेरिल कहता है तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए जिमी, क्योंकि फ्रंटियर में एक रैंक 9 मेज भी है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। जिमी सोच रहा होता है तो क्या मैं अपने कमजोरों से क्लासेस लूंगा, हालांकि वो एक रैंक 9 मेज होगा, लेकिन मैं हूँ डियाब्लो वॉलपिर। वो उसे साफ साफ ही मना कर देता है। ये सुनकर बेरिल बहुत ज्यादा चौंक जाता है। क्या तुम सच में श्योर हो? ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, मैं एक रैंक 9 मेज की बात कर रहा हूँ, तुम एक बार और सोच लो। जिमी कहता है हाँ मुझे पता है रैंक 9 मेज होना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो मुझे पता है मैं वहाँ पर अपने ही दम पर काफी आसानी से पहुंच सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा तो है ही, लेकिन हाँ मैं वापस जरूर आऊंगा और मैं आईसी से भी मिलना चाहता हूँ जो कि तुम लोगों जैसे पावरफुल ग्रुप का एक लीडर है। बेरिल कहता है तुम जब भी चाहोगे मैं आईसी से तुम्हें मिलवा दूंगा। वो एक काफी अच्छी इंसान है जिससे हम लोगों को पता चलता है आईसी से एक लड़की है। जब जिमी वहाँ से चला जाता है वहाँ पर हम लोग देखते हैं बेना को जो कि बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और कह रही होती है मास्टर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझे वहाँ पर अकेले छोड़ दिया। जिमी कहता है नहीं 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 मैं तो बस तुम्हें आराम करने दे रहा था। बेना कहती है नहीं आप मेरे बारे में भूल गए थे, मैंने सही कहा ना। जिमी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है नहीं नहीं, और वो ये चीज नोटिस करता है कि बेना के पास जो भी मैजिकल आर्टिफैक्ट था अब वो एक स्कार्फ में बदल गया है। बेना कहती है आपको पता भी है कि मैं यहाँ पर कितनी दूर से चल कर आई हूँ। जिमी कहता है लेकिन तुम तो लास्ट टाइम उड़ रही थी ना, तो मुझे लगा तो मुड़ सकती हो। तभी वहाँ पर उस लेज़हमर आ जाता है और कहता है बेना ने अपनी पावर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही अवेकन की थी और उसके लिए मैंने इसकी मदद भी की थी, इसी वजह से तुम्हें बेना और मेरा एहसान मानना चाहिए। जिमी उसको पकड़ते हुए कहता है आखिर इस चीज को हो क्या गया है, क्या इसमें किसी की आत्मा चली गई है? जिमी कहता है तो जैसा कि इस घमंडी हथौड़े ने मुझे बताया मैं थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वो सिर्फ टेम्परेरी अवेकनिंग ही थी और अगर तुम्हें तुम्हारी पावर्स परमानेंट चाहिए तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और हाँ तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और भी वल्काइरिस हैं जो कि कुछ जगह पर छुपी हुई हैं। बेना उसे पूछती है कि आप उनकी लोकेशन को जानते हैं? वो उसको बताता है हाँ वो एरिज़ार्ड फॉरेस्ट की गहराइयों में रहती हैं और हम लोग वहाँ पर कभी भी मुंह उठाकर नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पे अगर स्वॉर्ड मास्टर्स भी चाहते हैं तो वो तो जल्दी लौट कर नहीं आ पाते, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। देन उसका वॉइस ओवर आता है कि डीमन रिचुअल इंसिडेंट के बाद
बाद काफी टाइम बीत गया और जिमी अपने घर के लिए रवाना हो गया। रिकी और जेना भी ऑर्डर ऑफ पीरो के हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हो गए ताकि वो अपने ट्रेनिंग को पूरा कर सकें। सर लार्स रिकी और एना के साथ गए हैं। इसी वजह से पीरो के दूसरे डिवाइन एग्जीक्यूटर यानी कि सर आयरिक मेरे साथ वेल्टन हाउस होल्ड गए ताकि वो हिस्स में रहकर ऑर्डर ऑफ पीरो और वेल्टन की सेवा कर सकें। 2 हफ्ते बाद हम लोग घर पहुंच गए। वहाँ पर वो लोग आर्गनों से मिलते हैं। सियर्स और सारा जैसी आर्गनों को देखते हैं वो उससे गले से लग जाते हैं। वो पूछता है जिमी कहाँ है। लेकिन आखिरी में वहाँ पर आता है जिमी। आर्गनो एक टाइम के लिए उसको देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है जिमी तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े बड़े हो गए हो। जिमी कहता है आपने बिल्कुल सही समझा। जिमी के दिमाग में पहले की बातें चल रही होती हैं। उसे अपने और पीरो के कन्वर्सेशन के बारे में याद आता है जहाँ पर वो पीरो से फॉरगॉटन हिस्ट्री के बारे में पूछता है। पीरो उससे कहती है मैं तुम्हें अभी ये चीज नहीं बता सकती। जिमी कहता है तो इसका मतलब तो ये हुआ आप मुझे फ्यूचर में ये चीज बता सकती हैं। पीरो उसको बताती है कि ये जितना भी हिडन ट्रुथ है ये कीवर्ड से लिंक्ड है और अगर कोई भी हिडन ट्रुथ के बारे में जान जाए तो सारे 12 गॉड्स को उसी समय उसके बारे में पता चल जाएगा। और जैसे ही गॉड्स को इस चीज के बारे में पता चलेगा कि उनका सच कोई जान चुका है तो उसको खत्म करने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। वो उसको मारने के लिए किसी न किसी को तो भेजेंगे ही। जिमी कहता है हाँ जैसे ब्राह्मण ने किया था। पीरो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो तुम मुझे बताओ क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? क्या तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत है? जिमी कहता है वो सही कह रही थी मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा बदलना पड़ेगा। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर आर्गनो वेल्टन अपने स्टूडेंट्स को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं और वहाँ पर जिमी भी आ जाता है। वो आर्गनो से कहता है क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? आर्गनो कहता है मांगो। जिमी कहता है मुझे तलवारबाजी सीखनी है। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं मार्कस बेले को जो कि अपनी वाइफ की पेंटिंग से बात कर रहा होता है। मुझे पता नहीं तुम्हारा मुझे छोड़ के जाना वर्थ इट था कि नहीं और अगर तुम्हें यहाँ तक फ्यूचर दिखा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जिस बंदे को मैंने अपना एडवाइजर बना लिया था वो एक जेनिथ का बंदा था। क्या तुम्हारा मुझे छोड़ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी था? क्या तो अपनी जान दिए बिना ये सब नहीं कर सकती थी? वो अपने पास की यादों में खो जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है ये लो और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है तुम उसको ये हैंड ओवर कर देना। उसके हाथ में होता है वही पेंडेंट जिसने की लास्ट टाइम जिमी की जान बचाई थी। वो कहता है क्या तुम सच में एक ऐसी चीज के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रही हो जिसका फ्यूचर में होने का एक चांस है? उसकी वाइफ कहती है चांस नहीं मुझे पूरा विश्वास है और ये एक पहला टाइम है जब मुझे अपनी पावर्स पे गर्व हो रहा है। वो उसको पेंडेंट हैंड ओवर कर देती है और कहती है ये लो और उसको तुम चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी को दे देना उसको जो कि हमारे खून को शेयर करता है ताकि हमारा वो बच्चा इस दुनिया के अंत का कारण नहीं बने। सो एपिसोड खत्म होता है यहीं पर और ये कहना चाहता सही रहेगा सीजन 1 खत्म होता है यहीं पर। बिल्कुल सीजन 1 यहाँ पर खत्म हो गया है। हालांकि इसका एक और सीजन बाकी है लेकिन यार उसमें भी इसकी स्टोरी पूरी नहीं है। इसके क्रिएटर ने वापस एक ब्रेक ले लिया है। तो यार कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इसका सेकंड सीजन कंटिन्यू करूं या कोई धमाकेदार नई सीरीज लाऊं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।